नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम पॉलिटी के बारे में बात कर रहे थे और हम पॉलिटी का एक बार कंप्लीट रिवीजन कर रहे थे दोस्तों। परीक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो जो इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उसका हम रिवीजन कर रहे थे। और हमने जो है अनुसूचियों से स्टार्ट किया था। हमारा जो पहला जो पार्ट आया था पॉलिटी रिवीजन का, उसमें अनुसूचियाँ हमने सबसे पहले रिवीजन की थी। भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 संविधान का भाग नंबर 3 यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं भाग नंबर 4, जो कि हमारा प्रमुख है नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। ये जो डीपीएसपी है इसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके आर्टिकलों के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 36 है यानी कि अनुच्छेद 36 में बताया गया है राज्य की परिभाषा के बारे में। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी हुई, तो 36 में है राज्य की परिभाषा। 37 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 37 में क्या बताया गया है? 37 में बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना सरकार के लिए कानूनी रूप से तो बाध्यकारी नहीं है, किंतु नैतिक रूप से अवश्य है। ध्यान रखना आर्टिकल 37 यानी कि अनुच्छेद 37 में जो बताया गया वो ये बताया गया कि जो राज्य जो हैं वो नीति निर्देशक तत्वों को जो है लागू करने के लिए बाध्य नहीं। यानी कि अगर आपके साथ अगर हम बात करें कि अगर आप हम सीधे तौर पर बोल सकते हैं कि इन राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते दोस्तों। ठीक है, हाँ, इसको लागू करना नैतिक रूप से आवश्यक है लेकिन इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। यह आर्टिकल 37 में। 38 में क्या? 38 में बताया गया कि राज्य सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कल्याण के लिए न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था स्थापना करने का प्रयास करेगा। ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 39 में क्या है? 39 में बताया गया कि महिला पुरुष के लिए जीवन यापन के समान अवसर, समान कार्य के लिए समान वेतन, धन और उत्पादन के साधनों का समाज में समरूप वितरण। ध्यान रखना, महिला और पुरुषों को अगर एक ही कार्य करते हैं, समान कार्य करते हैं, तो उनको जो वेतन जो है वो समान होगा। ये बात बताई गई है अनुच्छेद 39 में दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 39A, तो 39A में बताया गया कि सभी को समान एवं निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखना, सभी को समान और निःशुल्क कानूनी सहायता। 39A इम्पोर्टेंट है। 40 में ग्राम पंचायतों के गठन हेतु राज्य प्रयास करेगा। ध्यान रखना, जो हमारा अनुच्छेद 40 है इसमें बताया गया ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। 41 के बारे में अगर हम बात करें तो राज्य काम शिक्षा के साथ ही बुढ़ापे, बीमारी जैसे अभाव की दशाओं में लोक सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। और 42 में भी इम्पोर्टेंट है कि काम की न्याय संगत व प्रस्तुति सहायता। आर्टिकल 42। अगर हम 43 के बारे में बात करें तो इसमें बताया गया है कि राज्य न्यूनतम मजदूरी तथा श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा दोस्तों। ठीक है, तो न्यूनतम मजदूरी व श्रमिकों का हितों का प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 43 के बारे में अगर हम बात करें तो उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का प्रयास भी इसमें बताया गया है। 44 में अगर हम बात करें तो राज्य समान नागरिक संहिता को अपनाने का प्रयास करेगा। अभी यह मुद्दा जो है सुर्खियों में रहा है, समान नागरिक संहिता का। ठीक है, समान नागरिक संहिता का, तो यह किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44 में इसके बारे में बताया गया है। 45 में अगर हम बात करें तो बताया गया है कि राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रयास करेगा। 14 वर्ष दोस्तों, ध्यान रखना, 14 वर्ष। ठीक है, 46 में अगर हम बात करें तो 46 में बताया गया है कि समाज के कमजोर वर्गों एवं SC ST के हितों की सुरक्षा। तो अनुच्छेद 46 दोस्तों, ध्यान रखना, SC ST के लिए है। 47 में क्या है? लोगों को उच्च स्तरीय पोषण उपलब्ध कराने तथा लोक स्वास्थ्य का राज्य प्रयास करेगा। 48 में कृषि एवं पशुपालन की दिशा में राज्य का दायित्व बनता है। तो राज्य का दायित्व बनता है कृषि पशुपालन। तो कृषि पशुपालन 48A में अगर हम बात करें तो 48 का के बारे में बात करें तो पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीव आदि का संरक्षण के बारे में यहाँ पे बताया गया दोस्तों। 49 में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों आदि का संरक्षण के बारे में बताया गया है। जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, इमारतें हैं, तो उनका जो रख रखाव है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बार बार ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता आया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण या अलग अलग बंटवारा जो है वो बताया गया 50 में। आर्टिकल 51 में क्या है? तो आर्टिकल 51 में
आर्टिकल 51 में जो बताया गया है या अनुच्छेद 91 में जो बताया गया है वो बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने हेतु राज्य प्रयासरत रहेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया है। तो ये आर्टिकल 41 तक क्या थे, आर्टिकल 41 तक जो थे वो नीति निर्देशक तत्व थे दोस्तों। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो जरूरी जो तथ्य हैं उनके बारे में बताया गया कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं दोस्तों। मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ध्यान रखना, हमारे मौलिक अधिकार हैं और जो नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी जो हैं उनके बारे में ध्यान रखना दोस्तों। इनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भाग नंबर 5 और भाग नंबर 6 की। तो भाग नंबर 5 कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। ठीक है, और 6 जो है उसमें है राज्य की कार्यपालिका के बारे में। 5 जो भाग अनुच्छेद 52 से 151 और इसमें अनुच्छेद 152 से 213 तक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो हमारी संघ की जो कार्यपालिका उसमें शामिल कौन कौन है। तो उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक दोस्तों। ठीक है, ये हैं। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो बताया गया वो बताया गया कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में, जबकि राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल में निहित होती हैं दोस्तों। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में और राज्य की राज्यपाल में। संसदीय शासन प्रणाली अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति व राज्यपाल नामात्र के प्रमुख, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद में निहित है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जो बताया गया वो बताया गया कि भारत ने जो है संसदीय शासन प्रणाली अपनाई हुई है, संसदीय शासन प्रणाली, और संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद की चलती है दोस्तों। ध्यान रखना, ठीक है। तो वास्तविक जो कार्यपालिका जो है वो मंत्री परिषद होती है। जिस भी देश में संसदीय शासन प्रणाली होगी उस देश में जो है कार्यपालिका मंत्री परिषद जो है वो कार्य करेगी दोस्तों। उसके बाद आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि अनुच्छेद 74 में अनुच्छेद जो 74 है और अनुच्छेद 163 के अनुसार राष्ट्रपति व राज्यपाल मंत्री परिषद की सहायता व सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे दोस्तों। ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पे बात करें कि अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि जो देश के जो राष्ट्रपति होंगे वह देश में और राज्य के जो राज्यपाल होंगे वह राज्य में मंत्री परिषद की सलाह से ही क्या कर सकेंगे, कार्य कर सकते हैं। ठीक है, संघ एवं सभी प्रमुख कार्यपालिका अधिकारियों एवं संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। ये भी थोड़ा ध्यान रखना। राष्ट्रपति के निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 44 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में बताया गया कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मैंने एक सीरीज चलाई थी आपकी संसद की, भारत की जो संसद है इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा बहुत। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना, संसद के दोनों सदस्य यानी कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्यों में अगर हम बात करें तो राज्य की जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य दोस्तों। ठीक है, ये 3 जो हैं इसके चुनाव में क्या करते हैं, इसके चुनाव में भाग लेते हैं। किसके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल जो है 54 के अनुसार। आर्टिकल 58 के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के पद हेतु शपथ के बारे में बताया गया कि पद हेतु शपथ, तो वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता हो और लाभ के पद पर न हो। ठीक है, लाभ के पद का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि लाभ का पद वह पद होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है वह वेतन देती है। ठीक है, उसको हम लाभ का पद बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता, तो लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, निर्वाचित लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते और राज्य विधान परिषद के सदस्य भी क्या है दोस्तों, भाग नहीं लेते। ठीक है, राष्ट्रपति हेतु आवश्यक योग्यताएं क्या क्या हैं, तो मैंने आपको अभी आपको बता ही दिया था कि भारत का नागरिक, 35 वर्ष की न्यूनतम आयु, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 60 में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ लेता है। राष्ट्रपति
अनुच्छेद 60 के अनुसार शपथ लेगा और कौन शपथ दिलाएगा? जो शपथ दिलाएगा वो दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 61 में बताया गया कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है और महाभियोग सफल होगा 2/3 बहुमत से, जबकि इसको शुरू करने के लिए 1/4 सदस्यों की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार अगर हम यहाँ पे बात करें, हाँ ये मैंने आपको बता ही दिया कि 14 दिन पहले ही लिखित सूचना देना अनिवार्य है। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा क्या होता है? पदेन सभापति होता है। यह बात किस में है? तो यह बात आर्टिकल 64 में है। अनुच्छेद 64 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा दोस्तों। इसके बारे में जो योग्यताएं बताई हैं वहीं सेम है जो राष्ट्रपति वाली थी। 35 वर्ष की आयु, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता जरूरी है, वहाँ पे लोकसभा, यहाँ पे राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें संसद के दोनों सदन के सदस्य, सभी सदस्य भाग लेंगे, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। राष्ट्रपति में तो निर्वाचित, ठीक है, और उपराष्ट्रपति में निर्वाचित और मनोनीत दोस्तों, ध्यान रखना। केवल और केवल संसद के सदस्य। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का समाधान कौन करेगा? तो इसका समाधान करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इन दोनों का चुनाव का समाधान करता है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के चुनाव का क्या करेगा? समाधान करेगा, और यह बताया गया आर्टिकल 71 में। ठीक है, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 में क्रमशः राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को समाधान की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। दोनों की शक्तियाँ समान है, किंतु मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियाँ, तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्तियाँ करेगा दोस्तों? तो यहाँ पे बताया गया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इन सभी की नियुक्तियाँ करता है। कार्यपालिका शक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका जो शक्तियाँ हैं वो संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारत सरकार के सभी कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम पर की जाती हैं। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रालयों का आवंटन भी राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति के प्रति मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बनता है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो विधायी शक्तियाँ क्या क्या हैं राष्ट्रपति को? तो राष्ट्रपति को जो विधायी शक्तियाँ दोस्तों, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ये बात आर्टिकल 79 में है। देखो, जो हमारा अनुच्छेद 79 है, आर्टिकल 79 है, इसमें हमारी पार्लियामेंट है, और इसी में बताया गया है कि राष्ट्रपति संसद का क्या है? अभिन्न अंग है। संसद का सत्र बुलाने, स्तरावसान तथा लोकसभा को विघटित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के इस पास है। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, विधायी व प्रशासनिक विषयों के संबंध में प्रधानमंत्री से जानकारी प्राप्त करना, और संसद में संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन जिसको हम बोलते हैं, संयुक्त बैठक करने का प्रावधान भी राष्ट्रपति के पास। ये राष्ट्रपति इसको कर सकता है दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां मैंने आपको पहले ही बताई थी। यहाँ पर भी मुख्य नियुक्तियां, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करता है। और किसकी नियुक्तियां करेगा? तो यहाँ पे अगर हम बात करें पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, भाषाई आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, भारत के राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां आर्टिकल किस में हैं? तो आर्टिकल 111 में है, अनुच्छेद 111 में है। ठीक है, और वीटो शक्तियों में कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखना, आत्यंतिक है, ठीक है, निलंबनकारी, पॉकेट वीटो। ठीक है दोस्तों, ये 3 हैं। आत्यंतिक वीटो में किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखना है। आत्यंतिक वीटो का मतलब है किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखना। निलंबनकारी का कुछ समय के लिए विलंब करना यानी पुनर्विचार के लिए भेजना। और पॉकेट वीटो न तो स्वीकृति देना और न ही अस्वीकृत करना, ठीक है, और न ही पुनर्विचार के लिए भेजना, बल्कि अपने निर्णय को रोक कर रखना। अपने निर्णय को रोक कर जब रखता है तो उसने पॉकेट वीटो का यूज किया। और पहली बार पॉकेट वीटो का यूज किया था किसने? पहली बार जो पॉकेट वीटो का जो यूज किया था किस राष्ट्रपति ने किया था दोस्तों? तो वह राष्ट्रपति जो थे वह थे पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, अनुच्छेद 200 के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 200 के बारे में अगर हम बात करें तो यह वह विधेयक जब अपनी स्वीकृति दे सकता है, यानी कि राज्यपाल की वीटो शक्ति। तो राज्यपाल की वीटो शक्ति अनुच्छेद 200 में आती है दोस्तों। ठीक है, वह विधेयक अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। वह विधेयक यदि धन विधेयक न हो तो राज्य विधायिका में पुनर्विचार के लौटा सकता है, और वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। तो आर्टिकल 200 में है राज्यपाल को किसकी वीटो शक्ति, और राष्ट्रपति को 111 में।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 123 की। तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश के बारे में बताया गया कि अध्यादेश कब करेगा, जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिस पर तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो इस पर अनुच्छेद 123 के तहत 1, 2, 3 के तहत जो है अध्यादेश या ऑर्डिनेंस, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस, जारी करता है कौन? राष्ट्रपति। 6 महीने के लिए मान्य होता है और संसद की अनुमति मिल जाए तो अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है, अन्यथा 6 महीने के बाद समाप्त हो जाता है दोस्तों। ठीक है, केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बनाने का अधिकार है। जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है उन्हीं विषयों पर ऑर्डिनेंस जारी होता है दोस्तों। और अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। 123 में राष्ट्रपति और 213 में राज्यपाल दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम संसद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगली एक वीडियो में और बनाऊंगा और ये हमारा जो है रिवीजन हुआ है और यहाँ तक आप लोगों को अच्छे समझ में भी आया होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।